नमस्कार। आज तारीख है 9 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जी। आज हमारे सामने चार बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कुछ हद तक जुड़े हुए मुद्दे हैं। जी। सबसे पहले हम भारतीय संसद की एक ऐसी घटना पर नजर डालेंगे जहां एक स्थापित परंपरा को तोड़ा गया और प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो गया। तो सवाल उठता है कि क्या ये संसदीय जवाबदेही में एक नई गिरावट है? बिल्कुल। फिर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनी से पूछ रहा है कि वो हमारे डेटा के साथ क्या कर रही है और उसकी ताकत की सीमा क्या होनी चाहिए। ये भी एक बहुत अहम सवाल है आज के समय में। इसके बाद एक बहुत ही संवेदनशील विषय, क्या बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से बचाने के लिए उस पर पूरी तरह पाबंदी लगा देना ही एकमात्र रास्ता है। एक बहुत ही जटिल मुद्दा है ये। और आखिर में हम अपने पड़ोसी देश म्यांमार की तरफ देखेंगे जहां हाल में हुए चुनावों ने भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक पहली खड़ी कर दी है। इन सभी मुद्दों के केंद्र में एक ही शब्द है, जवाबदेही। तो चलिए एक एक करके इनकी परतें खोलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारी संसद से। 5 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता। जी। लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही पारित कर दिया। ये सुनने में छोटी सी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये कार्यपालिका मतलब सरकार को विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह बनाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। यही वो मौका होता है जब विपक्ष सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करता है और प्रधानमंत्री को खड़े होकर उन सभी सवालों का जवाब देना पड़ता है। इस बार दो चीजें एक साथ हुईं। एक तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पूर्व सेना प्रमुख के किताब से कुछ बातें रखने की इजाजत नहीं दी गई। हाँ। और फिर प्रधानमंत्री ने पूरी बहस पर जवाब देना ही जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का तर्क भी बहुत चौंकाने वाला था। जी। उन्होंने कहा कि उनके पास खुफिया जानकारी थी कि विपक्ष के कुछ सांसद कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। हाँ। जिससे प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा हो सकता था। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। यही बात इस तर्क को बहुत कमजोर बनाती है और कई गंभीर सवाल खड़े करती है। मतलब क्या सदन के नेता को अपने ही साथी सांसदों से संसद के अंदर खतरा हो सकता है? ये तो एक अभूतपूर्व दावा है। बिल्कुल। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर प्रक्रियात्मक खामी की ओर ध्यान दिलाया। अच्छा। संसदीय नियमों के मुताबिक धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस प्रधानमंत्री के जवाब के साथ ही खत्म होती है। अगर किसी असाधारण स्थिति में ऐसा नहीं करना है तो उसके लिए एक अलग से प्रस्ताव लाना पड़ता है, नियमों को निलंबित करने के लिए। हाँ, जो इस मामले में नहीं किया गया। तो एक तरह से प्रक्रिया को ही नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन उस किताब का क्या मामला था जिसका जिक्र विपक्ष के नेता करना चाहते थे? उसमें ऐसा क्या था? वो किताब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की है और जाहिर है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दे उठाए गए हैं। संसदीय परंपरा ये कहती है कि अगर कोई सदस्य किसी दस्तावेज या किताब का हवाला दे रहा है तो उसे उसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेनी होती है, जिसे ऑथेंटिकेटिंग द डॉक्यूमेंट कहते हैं। जी। और लेखक का तर्क है कि जब तक राहुल गांधी ऐसा करने को तैयार थे उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए था। मतलब अगर वो अपनी बात रखते तो सरकार को भी उन आरोपों पर अपना पक्ष रखने का एक अवसर मिलता। बिल्कुल। बहस का मकसद ही यही होता है, लेकिन जवाब देने के बजाय पूरी बहस ही को छोटा कर देने से सरकार ने अपने आलोचकों को ये कहने का मौका दे दिया कि वो सवालों से बच रही है। और ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं लगती। नहीं, ये उस बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है जहां संसद में बहस और जवाबदेही को कमजोर किया जा रहा है। सीधी सी बात है, जब सरकार संसद में ही जवाब देने से कतराने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हमने देखा कि कैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जवाबदेही से बचने का एक रास्ता निकाला गया। अब देखते हैं कि यही जवाबदेही का सवाल टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैसे सामने आ रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कंपनी से सवाल कर रहा है जो हम सबकी जेब में है, व्हाट्सएप। जी, ये मामला 2021 के व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़ा है। आपको याद होगा? हाँ, बिल्कुल। तब व्हाट्सएप ने कहा था कि वो यूजर्स का कुछ डेटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा की दूसरी कंपनियों जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा। कोर्ट व्हाट्सएप की इसी बेहिसाब ताकत को समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। जिसे तकनीकी भाषा में नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। नेटवर्क इफेक्ट? इसका मतलब बहुत सरल है।
जब कोई सर्विस इतनी लोकप्रिय हो जाती है कि आपके सभी दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी उसी पर होते हैं, तो आपके लिए उस सर्विस को छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भले ही आप उसकी नीतियों से सहमत ना हो। बिल्कुल। भारत में आज करीब हर स्मार्टफोन यूजर व्हाट्सएप पर है। तो कोड एक तरह से कह रहा है कि व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जैसे बिजली या पानी। बहुत अच्छा सवाल है। यही इस पूरी बहस का दिल है। लेख के मुताबिक कोर्ट हेली कह है कि जब कोई प्लेटफॉर्म इतना शक्तिशाली हो जाए तो यूजर्स को ऑप्ट आउट करने यानी बाहर निकलने का विकल्प देना वो बस एक भ्रम या दिखावा बनकर रह जाता है। मतलब कागज पर तो विकल्प है लेकिन असल जिंदगी में नहीं। सही बात। इसी ताकत के दुरुपयोग को देखते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने व्हाट्सएप पर 213 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। व्हाट्सएप एक फ्री सर्विस है और उसने हमारे संवाद करने के तरीके में क्रांति ला दी है। हाँ, ये भी सच है। और सबसे बड़ी बात, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देता है जो हमारी बातचीत को सुरक्षित रखता है। तो क्या ये डेटा शेयरिंग उस फ्री सर्विस की कीमत है जो हम चुका रहे हैं? लेख इस दुविधा को स्वीकार करता है। एन्क्रिप्शन यकीनन प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ी शील्ड है, लेकिन जब व्हाट्सएप धीरे धीरे एक विज्ञापन आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन सा डेटा शेयर कर रहा है। बिल्कुल। भले ही आपके मैसेज इनक्रिप्टेड हो, लेकिन आपका मेटा डेटा, मतलब आप किससे कब और कितनी देर बात करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ये सब विज्ञापन के लिए सोने की खान है। इसीलिए सिग्नल और टेलीग्राम जैसे विकल्प होने के बावजूद उनका वो नेटवर्क इफेक्ट नहीं है। असल में ये व्यक्तिगत पसंद और एक कंपनी के एकाधिकार के बीच की लड़ाई है। व्हाट्सएप की एक ताकत, जहां वो हमारी निजी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, हमें सोशल मीडिया के एक और बड़े सवाल पर ले आती है। बच्चों पर इसका क्या असर हो रहा है? जी, गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या की बेहद दुखद खबर के बाद बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत जोर शोर से उठ रही है। हाँ, और ये बहुत ही भावनात्मक और जटिल मुद्दा है। लेखक अपार गुप्ता अपने लेख में इस बात को मानते हैं कि सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल और किशोरों, खासकर लड़कियों में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति के बीच एक रिश्ता है। लेकिन उनका मुख्य तर्क ये है कि इस गंभीर समस्या का समाधान एक झटके में बैन लगा देना नहीं हो सकता। वो इसे एक नैतिक आतंक या मोरल पैनिक की प्रतिक्रिया कहते हैं। जी, जब समाज किसी नई चीज से डरकर बिना सोचे समझे कठोर कदम उठाने की मांग करने लगता है। लेकिन लेखक की बातें थोड़ी आदर्शवादी लग सकती हैं। एक परेशान माता पिता के लिए ड्यूटी ऑफ केयर और डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून जैसे भारी भरकम शब्द कोई मायने नहीं रखते। सही बात है। उन्हें तो अपने बच्चे के लिए तुरंत समाधान चाहिए और बैन सबसे आसान और सीधा रास्ता लगता है। क्या उनका ऐसा सोचना गलत है? उनका सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, उनकी चिंता जायज है। लेकिन लेखक का कहना है कि ये आसान रास्ता शायद सही मंजिल तक ना पहुंचाए। वो 4 मुख्य कारण बताते हैं कि क्यों भारत में इस तरह का बैन विनाशकारी हो सकता है। पहला, इसे लागू करना लगभग नामुमकिन है। आज के बच्चे हमसे ज्यादा टेक सेवी हैं। बिल्कुल। वो VPN का इस्तेमाल करके या उम्र गलत बताकर आसानी से इन नियमों को तोड़ सकते हैं। और इससे भी बड़ा खतरा ये है कि वो डार्क वेब जैसी बिना किसी निगरानी वाली खतरनाक जगहों पर जा सकते हैं। ये तो फायदे की जगह और बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा कारण ये इस सच्चाई को नजरअंदाज करता है कि बहुत से वंचित किशोरों के लिए सोशल मीडिया एक जीवन रेखा है। जीवन रेखा कैसे? सोचिए, एक छोटे से गांव की लड़की के बारे में, या LGBTQ+ समुदाय के किसी किशोर के बारे में, या किसी विकलांग बच्चे के बारे में जिन्हें अपने आसपास कोई समझने वाला नहीं मिलता। अच्छा। उन्हें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर एक समुदाय मिलता है, सहारा मिलता है। बैन लगाकर हम उनसे वो सहारा भी छीन लेंगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तीसरा, ये अलोकतांत्रिक है। हम बच्चों के भविष्य के बारे में फैसला कर रहे हैं बिना उनसे पूछे कि वो क्या चाहते हैं। और चौथा, और शायद सबसे अहम, ये हमारे समाज में लैंगिक असमानता को और गहरा करेगा। वो कैसे? पितृसत्तात्मक परिवारों में इसका नतीजा ये होगा कि लड़कों को तो फिर भी फोन मिल जाएगा, लेकिन लड़कियों से डिवाइस पूरी तरह छीन लिए जाएंगे, जिससे वो डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाएंगे। हाँ, ये सारे पॉइंट्स बहुत गंभीर हैं। तो अगर बैन लगाना सही रास्ता नहीं है तो फिर विकल्प क्या है? हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक 3 ठोस विकल्प सुझाते हैं। पहला,
सरकार सेंसरशिप का आसान रास्ता अपनाने के बजाय बिग टेक की आर्थिक और तकनीकी शक्ति पर लगाम कसे। मतलब रेगुलेशन। जी, एक मजबूत डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की जरूरत है ताकि कोई एक कंपनी एक अधिकार न बना सके। साथ ही बच्चों के प्रति इन कंपनियों की ड्यूटी ऑफ केयर यानी देखभाल का कर्तव्य कानूनी रूप से तय किया जाए। मतलब अगर उनके प्लेटफॉर्म पर बच्चों को नुकसान पहुंचता है तो कंपनी सीधे तौर पर जिम्मेदार हो। बिल्कुल। दूसरा, हमें भारत में सोशल मीडिया के असर पर स्थानीय रिसर्च में पैसा लगाना चाहिए और इस रिसर्च में बच्चों और युवाओं को भी शामिल करना चाहिए। और तीसरा, हमें सोचना होगा कि हमारा सारा गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों फूट रहा है, जबकि एआई चैटबॉट से नए और शायद ज्यादा बड़े खतरे दरवाजे पर खड़े हैं, जो बच्चों की सोचने समझने की मौलिक क्षमता को ही कमजोर कर सकते हैं। सही बात है। लक्ष्य एक स्वस्थ डिजिटल माहौल बनाने का होना चाहिए, न कि दरवाजे खिड़कियां बंद कर देने का। जवाबदेही का यह दायरा सिर्फ देश की संसद या बड़ी कंपनियों तक ही नहीं, बल्कि हमारी विदेश नीति तक फैला हुआ है। चलिए अब भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की बात करते हैं। जी। फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के 5 साल बाद वहां की सैन्य सरकार ने चुनाव करवाए हैं, जिसने भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। हाँ, ये चुनाव राजनीतिक स्थिरता लाने की एक कोशिश के तौर पर पेश किए गए, लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर शुरू से ही गंभीर सवाल थे। अच्छा। पहली बात तो ये कि चुनाव पूरे देश में हुए ही नहीं। कुल 330 में से सिर्फ 265 टाउनशिप में वोटिंग हुई। मतलब काफी इलाकों को छोड़ दिया गया। हाँ, और वोटर टर्नआउट भी 2015 और 2020 के चुनावों के मुकाबले बहुत कम, लगभग 55% रहा। और सबसे बड़ी बात, आंग सांग सूकी की पार्टी एनएलडी समेत कई मुख्य विपक्षी दलों को पहले ही भंग कर दिया गया था और उनके ज्यादातर बड़े नेता या तो जेल में हैं या नजरबंद। खुद आंग सान सू की भी हिरासत में है। जी, तो ऐसे में इन चुनावों को निष्पक्ष कैसे माना जा सकता है? तो इस स्थिति में भारत का आधिकारिक रुख क्या है? हमारे सामने दुविधा तो बहुत बड़ी है। क्या हमें लोकतंत्र का साथ देते हुए सैन्य सरकार से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, या फिर एक पड़ोसी होने के नाते और अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए उनसे बात करनी चाहिए? हाँ, आपने बिल्कुल सही दुविधा को पकड़ा है और भारत इसी रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा है। कैसे? भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का समर्थन करता है और चाहता है कि चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी हो। तो मतलब हमने चुनावों का समर्थन नहीं किया? नहीं, नई दिल्ली ने खुद को इन चुनावों से दूर रखा, कोई बधाई संदेश नहीं भेजा। लेकिन साथ ही भारत ने सैन्य सरकार के साथ अपने राजनयिक दरवाजे पूरी तरह बंद भी नहीं किए हैं। अच्छा। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जैसे अभियान जारी हैं और उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं। तो ये एक तरह से आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन ये संतुलन इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि म्यांमार सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, उसके साथ हमारी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो हमारे 4 उत्तर पूर्वी राज्यों से सटी है। बिल्कुल। म्यांमार में जरा सी भी अस्थिरता का सीधा और गहरा असर भारत पर पड़ता है। हमने देखा है कि कैसे वहां के संकट के कारण मिजोरम और मणिपुर में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। हमारी महत्वाकांक्षी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं भी अटकी पड़ी हैं। जी, और इन सब से बढ़कर सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अब एक नया खतरा साइबर स्लेवरी के मामले तेजी से बढ़े हैं। तो इन सबसे निपटने के लिए हमें म्यांमार की सत्ता से संवाद करना ही होगा, चाहे वहां कोई भी बैठा हो। यही व्यावहारिकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? क्या ये चुनाव म्यांमार में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? लेख का निष्कर्ष यही है कि ये चुनाव कोई गेम चेंजर नहीं है। इनसे म्यांमार का संकट हल नहीं होने वाला। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को आगे भी सिद्धांतों यानी लोकतंत्र का समर्थन और व्यावहारिकता यानी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बीच इसी मुश्किल संतुलन को साधते हुए चलना होगा। इसका मतलब है कि सैन्य शासन के साथ काम करने लायक सीमित संवाद बनाए रखना होगा ताकि हमारे हित सुरक्षित रहें, लेकिन साथ ही लोकतंत्र समर्थक स्थानीय समूहों के साथ भी संपर्क बनाए रखना होगा। ये एक लंबी और धैर्य की परीक्षा लेने वाली कूटनीति है। तो आज हमने संसद के गलियारों से लेकर व्हाट्सएप के सर्वर रूम, हमारे घरों में बच्चों के स्क्रीन और म्यांमार की सीमाओं तक जवाबदेही के अलग अलग चेहरों और चुनौतियों को देखा। आज की इन सभी चर्चाओं में एक धागा वाकई में कॉमन है, जवाबदेही का। चाहे वो संसद में चुनी हुई सरकार की जवाबदेही हो, हमारे डेटा के प्रति एक विशाल टेक कंपनी की, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति एक देश की सरकार की। बिल्कुल।
शायद सोचने वाली बात यह है कि जब जवाबदेही के स्थापित और पुराने तरीके जैसे संसदीय बहस कमजोर पड़ने लगते हैं तो समाज अक्सर आसान लेकिन अप्रभावी समाधानों की तरफ भागता है। जैसे किसी चीज पर पूरी तरह बैन लगा देना। हाँ, असली चुनौती शायद ये है कि क्या हम इस नई दुनिया के लिए जवाबदेही तय करने के नए और ज्यादा असरदार तरीके खोज सकते हैं। नमस्कार।